बड़ा सवाल जो बार बार उठाया जाता है जब से ये बात कही गई है कि हम राजनीतिक पार्टी के रूप में भी आगे बढ़ेंगे, आंदोलन तो चलेगा ही साथ साथ, उस वक्त से उठाई जा रही है। और ये सवाल खड़ा किया जाता है कि इस देश में 100 पार्टियां हैं, 200 पार्टियां हैं, आप 201वीं पार्टी बना लोगे तो कौन सा इस देश का भला हो जाएगा। बात बहुत ठीक है साथियों, हुआ भी यही है, बार बार यही हुआ है। तो इस सवाल के जवाब पे मैं आपके बीच में कुछ तथ्य रखूंगा, लेकिन दो छोटी छोटी सी बातें, क्योंकि बार बार अभी गोपाल भाई ने जो बात रखी कि भाई पैसा कहां से आएगा, मैं उस पर एक लाइन कह के बात आगे बढ़ाऊंगा कि पैसा अगर लड़ने के लिए चाहिए तो देश की जनता देगी, और पैसा अगर जीतने के लिए चाहिएगा तो देश में कोई नहीं देगा। जीतने का मतलब है कि जीतने के लिए बांटना, 100 रुपए देके वोट खरीदना। हमसे जब सवाल पूछा जाता है तो इसी दृष्टिकोण से पूछा जाता है। उनको भी पता है, पूछने वालों को भी पता है कि इस देश में टेंट लगाना अभी भी इतना महंगा नहीं हुआ है कि एक कस्बे का कार्यकर्ता उसको अफोर्ड ना कर सके। लेकिन 500 और हजार रुपए के नोट बांटने वाले लोग और उस तरह की राजनीति में घुस चुके लोग ये सवाल खड़ा करते हैं बार बार कि जीतने के लिए पैसा कहां से लाओगे। हम कह रहे हैं कि जीतने के लिए तो देशभक्ति और जज्बा हमारे पास में है, जो तुम्हारे पास में नहीं है, और चुनाव लड़ने का पैसा इस देश की जनता देगी। दूसरी बात एक बार बार योगेंद्र भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि हमें एक स्वस्थ राजनीति के तहत सुझाव भी चाहिए और आलोचना भी चाहिए। तो इस सुझाव और आलोचना में कुछ सुझाव और आलोचना आने शुरू हो गए हैं। एक आलोचना या सुझाव आई है कि आप लोगों, ये जो पार्टी है, कुछ खबर भी चली है, ये तो बिना नाम की पार्टी है। अरे कैसे बताएं कि इतनी लंबी पीड़ा को हमने प्रसव पीड़ा बनाया, और उसके बाद जो बच्चा जन्मेगा, हिंदुस्तानी संस्कार है, नाम भी पड़ेगा, धीरे धीरे इंतजार करें। आपने जितनी पीड़ा हमें दी है उस सारी पीड़ा को हमने प्रसव पीड़ा बना के जिस राजनीतिक पार्टी को जन्म दिया है इस हिंदुस्तान की जनता ने, उसका नामकरण भी हो जाएगा। और जब नामकरण हो जाएगा तो सारे कंसों के लिए कि कृष्ण पैदा हो चुका है। सारे कंसों को चिंता है कि कहीं ये नाम कृष्ण तो नहीं आ जाएगा। साथियों, एक और चीज जो बार बार पूछी जाती है कि आप तो लोग चुनाव लड़ोगे या जो जनता चुनाव लड़ेगी, आप कह रहे हो इस पार्टी के तहत, इस विकल्प के तहत, इस आंदोलन के तहत जो लोग संसद में जाएंगे, क्या गारंटी है कि वो ईमानदार बने रहेंगे। आप सवाल तो ठीक है कि कोई गारंटी नहीं है। हम इस बात की गारंटी देना भी नहीं चाहते कि इस सदन में बैठा हुआ एक एक आदमी पूरे जिंदगी ईमानदार बना रहेगा। इस बात की गारंटी हो भी नहीं सकती। लेकिन इस बात की गारंटी हो सकती है कि इस सदन में तो क्या, हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में बैठा हुआ एक भी आदमी अगर बेईमानी करे तो उसकी जगह सत्ता में ना हो, तिहाड़ जेल में हो। इस बात की गारंटी हो सकती है। और ये राजनीतिक क्रांति इस बात की गारंटी देने की क्रांति बनेगी। ईमानदार बने रहने की गारंटी नहीं है, लेकिन ईमानदारों को तिहाड़ जेल में भेजने की गारंटी है। यही राजनीतिक क्रांति है। अब साथियों, कुछ मूल बातें मैं रख रहा हूं। बार बार ये सवाल होता है कि आपकी जो विकल्प है, ये चुनावी आंदोलन जिसको आप कह रहे हैं, राजनीतिक क्रांति कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं आंदोलन चुनाव लड़ेगा, ये बाकी पार्टियों से अलग कैसे होगा। 200 पार्टियों से आपकी 201वीं पार्टी अलग कैसे होगी। मैं उस पर कुछ बुनियादी चीजें रखना चाहता हूं। और उसमें सबसे पहली बात यह है कि आज हमारे देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, मेन स्ट्रीम में, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो या सत्ता में रही हो, देश की जनता उनसे नफरत करती है कि नहीं करती है। क्यों करती है? क्योंकि उनके अंदर कुछ गलत तौर तरीके जगह बना चुके हैं। उन्होंने अपने अंदर बहुत गलत तौर तरीकों को जगह दे दी है। इसलिए आज हिंदुस्तान की जनता उन पार्टियों से नफरत करती है। हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा की है कि हर वो चीज जिसकी वजह से आज देश कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, इधर उधर इन सब से नफरत करता है, वो सारी चीजें इस पार्टी में ना हो। और उसमें सबसे पहली और अहम चीज ये है, जिसका लाइव एग्जांपल अंजलि बहन यहां बैठी हुई हैं। उन्होंने आवाज उठाई कि एक बड़ी पार्टी के मुखिया, उन्होंने इनके सामने कहा कि हमारा तो दूसरी पार्टी के मुखिया के साथ लेन देन है, आप इसके करप्शन का आवाज उठाओगी तो हम क्या करें। मैं चुनौती देता हूं उस पार्टी को, उनकी, और खुले में दावा करता हूं कि देश का कोई नागरिक तो छोड़िए,
बीजेपी का कोई कार्यकर्ता भी आज नितिन गडकरी जी के खिलाफ शिकायत करे कि साहब इनके शरद पवार से राजनीतिक नहीं व्यापारिक संबंध है, लेन देन के संबंध हैं, तो उसकी जांच तो दूर, उस बीजेपी कार्यकर्ता को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। यहां उल्टा होगा। पूरी बीजेपी में कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई तौर तरीका नहीं है कि नितिन गडकरी के खिलाफ आज जांच हो सके। पूरी कांग्रेस में कोई तौर तरीका नहीं है कि कलमाड़ी के खिलाफ जांच हो सके। उस पार्टी में, ए राजा की पार्टी में तो कोई तौर तरीका नहीं है कि ए राजा के खिलाफ जांच हो सके। मायावती, मुलायम सिंह की पार्टी में कोई तरीका नहीं है कि उनके खिलाफ जांच हो सके। आपकी पार्टी में यह तौर तरीका होगा कि कार्यकर्ता ही नहीं, हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक अंजलि दमनिया की तरह अगर आवाज उठा के ये कहे कि इस पार्टी का फला नेता चोर है, तो उसको चोर मानने के लिए अदालत के फैसले का इंतजार नहीं किया जाएगा। उसको चोर मानने के लिए इस पार्टी के बाहर दो देश के जाने माने जजेस का एक पैनल, लोकपाल, देश का लोकपाल तो जब बनेगा बनेगा, इस पार्टी का लोकपाल इसके साथ गठित हो रहा है। और अंजलि दमनिया जैसे साथी, देश का कोई भी नागरिक उस लोकपाल के पास शिकायत करेगा और वो लोकपाल बिना किसी एफआईआर के, बिना किसी मुकदमे के फैसले के जांच करके हफ्ते, डेढ़ हफ्ते, 2 हफ्ते में बताएगा कि इस आदमी ने गलती की है, इसके संबंध हैं, इसको पार्टी में नहीं रहना चाहिए। तो अगर वो आपकी पार्टी होती तो नितिन गडकरी जी आज तक इस्तीफा दे चुके होते। ये अंतर होगा आपकी इस पार्टी में, ये अंतर होगा। आज साथियों, बड़ी चीजें हैं कि पाई पाई का हिसाब हम बार बार कहते हैं। कांग्रेस के पास 2000 करोड़ रुपए आए, बाकी पार्टियों के पास भी हजारों हजार करोड़ रुपए आए, लेकिन कहां से आए ये कहते नहीं बताएंगे। राइट टू इंफॉर्मेशन में पूछा, बोले नहीं बताएंगे, गोपनीय है। साथियों, इस आंदोलन में अभी तक की ताकत ये रही है कि पाई पाई का हिसाब इंटरनेट पर जनता के बीच, मीडिया के माध्यम से जनता के बीच गया है। और इस पार्टी में भी, जो इलेक्शन कमीशन की नजर में जब आंदोलन, ये पार्टी बनेगा, उस वक्त भी ये परंपरा जारी रहेगी। 5 रुपए, यहां तक कि 1 रुपए का हिसाब किताब भी जनता के बीच रखा जाएगा और पग पग पे चुनौती दी जाएगी कि कांग्रेस और बीजेपी वालों, हिम्मत है तो आप भी करके दिखाओ कि 1-1 रुपए का हिसाब जनता के बीच रखो। कहां से आया 1 रुपए का डोनेशन, बताओ किसने दिया, और 1 करोड़ का किसने दिया ये भी बताओ। और ये भी बताओ कि जिस वक्त उसने 1 करोड़ का दिया, आपकी पार्टी, ये तो जनता जानती है, ये मीडिया भी निकाल लेता है। जिस वक्त कोई आदमी 1 करोड़ का डोनेशन दे रहा होता है तो उसके पक्ष में क्या नीतियां बन रही होती हैं, ये तो मीडिया भी बता देता है। आप बताओ तो सही कि 1 करोड़ का डोनेशन कहां से आया, 1 रुपए का डोनेशन कहां से आया, जनता के बीच तो रखो। ये पार्टी, ये आंदोलन, पहली में मैंने बताया कि लोकपाल, इंटरनल लोकपाल, और दूसरी बात है ट्रांसपेरेंसी, और तीसरी सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हमारे देश में नेता बनने के लिए सबसे अहम काबिलियत हो गई है कि उसको नेता का बेटा होना चाहिए। यह पार्टी, यह आंदोलन इस तरह की नेतागिरी की जड़ को मट्ठा डालेगा, उसमें आग लगा देगा, उसको नेस्तनाबूद कर देगा। क्यों? क्योंकि इसके नियम कायदे कानूनों में लिखा होगा कि किसी एक परिवार में, पूरे के पूरे तंत्र में एक ही आदमी चुनाव लड़ सकेगा, दूसरे आदमी को टिकट नहीं मिलेगा। यह बहुत अहम है, बड़ा अजीब है। दिग्विजय सिंह जी का बेटा विदेश में पढ़ता है, अभी आप लोग देख रहे होंगे, खबर होगी मध्य प्रदेश के साथियों के पास में। दिग्विजय सिंह जी का बेटा विदेश में पढ़ता था, वो हिंदुस्तान आया, उसने क्या विदेश में पढ़ के देश सेवा की थी, लेकिन हिंदुस्तान में लैंड करने के तुरंत बाद उसको पार्टी का टिकट मिल गया चुनाव लड़ने के लिए। कहां की देश सेवा है? तो नेता का बेटा होना या नेता का रिश्तेदार होना आज सारी पार्टियों में टिकट मिलने की दावेदारी माना जाता है। नेता का रिश्तेदार होना या कोई आदमी पहले से चुनाव लड़ रहा है उसका रिश्तेदार होना इस पार्टी में बाध्यता नहीं हो, इस पार्टी में रोक बन जाएगी ऐसे कानून से। इससे उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी अगर वो किसी नेता का रिश्तेदार है तो। अगर वो किसी नेता का बेटा है तो उसको टिकट नहीं मिल सकता। ये तीसरी महत्वपूर्ण बात है। चौथी महत्वपूर्ण बात साथियों ये है, और इन्हीं वजह से मैंने इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि कौन सी वो वजह है जिनकी वजह से आज हमारे देश में राजनीतिक पार्टियों से लोग नफरत करने लगे हैं। नेता का बेटा नेता बनता है, पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है, सारी चीजें वही हैं। शिकायत करते रहो आप, ए राजा की, येदियुरप्पा की, नितिन गडकरी की, कोई नहीं सुनता। और साथियों
इस पार्टी, आपने योगेंद्र भाई ने ये तो बता दिया कि कैंडिडेट चुना कैसे जाएगा, लेकिन ये कैंडिडेट चुनने के बाद जब जीतेगा, या कैंडिडेट चुने जाने के बाद, कैंडिडेट बनने के बाद जब चुनाव लड़ेगा, तो चुनाव लड़ते वक्त ही उसको, हमको नहीं, दिल्ली में बैठे हुए, लखनऊ या राजधानी में बैठे हुए लोगों को नहीं, बल्कि अपने इलाके की जनता को एक एफिडेविट देना पड़ेगा, और उस एफिडेविट में लिख के देना पड़ेगा कि साथियों, अगर आप मुझे अपना प्रतिनिधि बनाते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं, मैं कसम खाता हूं कि मैं लाल बत्ती की गाड़ी में नहीं बैठूंगा। मैं कसम खाता हूं कि मेरे हिसाब से सुरक्षा उन्हीं लोगों, ये सुरक्षा बल, सारे के सारे सुरक्षा बल जनता के लिए हैं। किसी भी नेता को उतनी सुरक्षा मिलनी चाहिए जितनी किसी इलाके की जनता को है, और मैं यही व्यवस्था लागू करूंगा। ये सुरक्षा का तामझाम, 4 गाड़ियां आगे टू टू करती घूमती हैं, 4 पीछे टू टू करती घूमती हैं, आदमी तो वैसे ही डर जाता है। मैं उत्तर प्रदेश में गया एक बार, वहां में मुझे कहा गया आप लोग इस गली में घुस जाइए। मैंने कहा क्यों? बोले इस गली में घुस के उधर मुंह करके खड़े हो जाओ, इधर तो मुंह भी मत करना। मैंने कहा क्या हुआ? बोले बहन मायावती इससे गुजरने वाली है। ये हालत है। आप लोग, हम लोग जितना बेबाकी से यहाँ पे खड़े हुए हैं, अभी कोई बड़ा लाल बत्ती वाला नेता आ जाए, 4 गाड़ी आगे 4 पीछे, सारे लोगों को कहा जाएगा अंदर घुस जाओ, अंदर घुस जाओ, कोई बाहर नहीं जाएगा, आतंकवादी आ गए हो जैसे। इससे निकालना पड़ेगा देश की राजनीति को, और इससे निकालने के लिए नियम बनाना पड़ेगा कि सुरक्षा के ये सारे तामझाम खत्म किए जाएं। ये जो सुरक्षा स्टेटस सिंबल बन गई है, 4 गार्ड मेरे पास है तो 5 उसके पास हैं, उसके पास एपीजी है तो उसके पास एसपीजी है, सारा सुरक्षा का तंत्र खत्म करो। सुरक्षा अनावश्यक कतई नहीं होनी चाहिए किसी भी नेता के पास, और स्टेटस सिंबल तो होना ही नहीं चाहिए। किसी भी आदमी के पास उतनी सुरक्षा होनी चाहिए जितनी आम आदमी के पास है। आज देखिए, आप नई दिल्ली में बैठे हुए हैं, यहाँ तो हर कोने पर सुरक्षा ही सुरक्षा। हम और कुमार विश्वास एक छोटे से कस्बे से आते हैं, पिलखुआ, वहां तो पता ही नहीं पुलिस होती भी है। तो साथियों, एक महत्वपूर्ण चीज ये है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो योगेंद्र भाई ने बता दी है कि इस पार्टी के उम्मीदवार को टिकट लेने के लिए कांग्रेस मुख्यालय में या बीजेपी मुख्यालय में या अपनी अपनी पार्टी के मुख्यालय में 2-2 करोड़ का चंदा नहीं चढ़ाना पड़ेगा। और जब वो 2 करोड़ का चंदा नहीं चढ़ाएगा, तो जब नीचे काम करेगा तो वो अपने 5 करोड़ का या जो भी उसका काम होगा वो ईमानदारी से काम करेगा, वो उसमें से कमीशन नहीं खाएगा। कोई भी नीति जब संसद और विधानसभा में बैठ के आपके लिए, लोकपाल के लिए बनाएगा या किसी और मुद्दे पर बनाएगा, तो फिर वो उसमें कमीशन खा के नीति नहीं बनाएगा, वो ईमानदारी से बनाएगा। तो साथियों, ये सारी चीजें हैं जो इस पूरे के पूरे उसको आपसे अलग करती हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि यही वो बात है जिसको हम बार बार दोहराने के लिए कहते हैं कि हम राजनीति करने नहीं बदलने आए हैं। इस दस्तावेज को आप भी ध्यान से पढ़िए, अपने अपने मोहल्ले में जाके चर्चा करिएगा, और इस पे जो भी सुझाव हो, जो भी आलोचना हो, इसमें दिए हुए पतों पर भेजिएगा। क्यों? क्योंकि हम पहली पार्टी है, पहला लेखक है जो ये कह रहा है कि मेरा माल चुरा लो और हम जीत जाएंगे। पहला ऐसा मालिक है जो कह रहा है कि मेरे घर में चोरी हो गई तो मैं कहूंगा मैं जीत गया। इन दस्तावेजों में से एक एक लाइन जैसे जैसे दूसरी पार्टियों के दस्तावेज में जाती रहेगी, चोरी होके जाए हम कहें उसको, लेकिन वैसे वैसे हम जीतते रहेंगे साथियों, जीतते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।